गुड मॉर्निंग जनाब, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। और मैं हूं आपका मेज़बान शफात अली। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी शफात के साथ। और सबसे पहले तो हम दोनों आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं फॉर ऑल द लव जो कि आपने हमारे लिए दिल खोल के अपनी मोहब्बतें दी। कल के शो के बाद जो आपका फीडबैक था, वी रियली लव्ड इट, थैंक यू सो मच। और हम चाहेंगे कि आपको कुछ जहां क्रिटिसाइज़ करना पड़े तो प्लीज़ क्रिटिसाइज़ भी खुलकर कीजिए, पर कीजिएगा ज़रूर, क्योंकि पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, देखिए जनाब, ये अच्छा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एग्जैक्टली। आज है जनाब मार्च की 5 तारीख। जी बिल्कुल। अगर इस्लामी लिहाज से देखा जाए तो जमाद इस्सानी की हो गई है जनाब 27 तारीख, और 2-3 दिन बाद अब रजब का चांद हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, कल जनाब बड़ा मैं देख रही थी आपकी पीएसएल के शो में, जो स्पेशली हल्लमापुर जोश में, क्या ज़बरदस्त आपने मिमिक्री की है। और जो सबसे ज़्यादा मज़ा था भाई जब कराची जीत गया। वैसे मेरे ख्याल से एक्सपेक्टेड था कि मुल्तान से कराची जीत जाएगा। वैसे सच्ची बात बताऊं, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि कराची ने इतना, मतलब मैच 118 का टारगेट था, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैच टाइट होगा, लेकिन बहरहाल मैच टाइट हो गया। और न सिर्फ ये कि चलते जाए लोगों को अपना सेट भी दिखाते हैं हल्का सा। हाँ, हल्का चलो, और न सिर्फ ये कि मैच मतलब अच्छा खासा क्रूशल हो गया, नेल बाइटिंग एनकाउंटर था, आखिर वक्त तक गया। 118 का टारगेट उतना बड़ा टारगेट नहीं था अलबत्ता, लेकिन बहरहाल कराची ने मुल्तान सुल्तान को खा लिया। आपको पता है हमारा निशान शेर है, शेर खा गया। चले जी, पीएसएल से मुतालिक भी और बहुत सारी अहम टॉप स्टोरीज है जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉप स्टोरीज हैं क्या, पहले नजर डाल लेते हैं। 23 अफराद जाम बहक, 2600 मकानात और दुकानें जमीन बोस। एनडीएमए की बलूचिस्तान और केपी में हालिया सैलाब से मुतालिक रिपोर्ट जारी, बेशतर अफराद को मुतासरा इलाकों से रेस्क्यू करने का दावा। वजीर आजम की नोबेल प्राइज की नामजदगी के लिए मुतालबा तेज हो रहा है, लेकिन खुद इमरान खान कहते हैं कि नोबेल इनाम उसे दें जो मसला कश्मीर हल कर दे। एम्प्रेस मार्केट सिर्फ अशिया की खरीद फरोख्त का आम सा बाजार नहीं, बल्कि इसके पीछे दिलचस्प कहानी कुछ देर में आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये जनाब आज की टॉप स्टोरी जो कि हम डिस्कस करेंगे। पीएसएल है जनाब, और जैसे ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है कि वजीर आजम इमरान खान को नोबेल प्राइज़ दिया जाना चाहिए, उनको नामजद किया गया है। और जो बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब की तबाहकारी इस हवाले से बात करेंगे। एम्प्रेस मार्केट के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त एक रिसर्च पैकेज, शफात खुद गए वहाँ पर और बड़े मज़े की रिपोर्ट है। लेकिन उससे पहले एक फुटेज है जनाब आपको दिखाने के लिए, और एक वाक़या पेश आया बेसिकली लाहौर के इलाके डीएचए में, जिसमें एक खातून ने नहायत हुनरमंदी के साथ और मुहारत के साथ, ये ज़रा वीडियो आप देख लें, खातून ने आराम से अपनी गाड़ी रोड पे पार्क की है। और ये आप देख लें जनाब, ये फास्ट ट्रैक पे पार्क की है, उतरी है और माशाल्लाह से जान इनमें इतनी थी कि इन्होंने अपने एक ही हाथ से, मतलब उन्होंने अपना बायां बाजू आगे बढ़ाया है, वो जो पूरा का पूरा प्लांट था उसको उखाड़ा। ये देखिए कौन है ये दुश्मन की एजेंट। मेरे अंदर का अर्नब गोस्वामी जाग गया। भारतीय एजेंट बालाकोट को छोड़ के अब लाहौर में आ गई है, और लाहौर में वो चुरा रही है लाहौर में डीएचए के लगे हुए पौधे। रुके रहिए, अर्नब गोस्वामी के अंदर नासिर खान जान भी मेरे ख्याल से भी आ गया, कुछ मिक्स हो गया। मतलब मैं आंटी के, मतलब आप ये देखिए, जो भी हस्बैंड है मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। बड़ा उनका हौसला है कि ये, मतलब आंटी तो चलते हुए कुछ भी उठा सकती है, अच्छी बात है। लेकिन एनीवे स्टार्ट करते हैं एक अहम खबर से, क्योंकि आपको पता है गुज़िश्ता चंद दिनों से बारिशें बरसाने वाला एक सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल हो चुका हुआ है। और न सिर्फ ये कि वो बारिशों का बरसाने का सिलसिला जो है वो पाकिस्तान में दाखिल हुआ है, बल्कि उसने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में काफ़ी तबाहकारियाँ भी की हैं। एनडीएमए ने उस हवाले से एक रिपोर्ट जारी कर दी है। एनडीएमए का कहना है कि हालिया बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 23 अफराद जाँ बहक और 68 जख्मी हुए। जी, और इसके साथ साथ 2600 मकानात और दुकानें भी ज़मीन बोस हो गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा के कबाइल अजला में 9 अफराद अब तक लुक़्मा अजल बन चुके हैं, जबकि 13 अफराद जख्मी हुए हैं। पख्तूनख्वा के दीगर इलाकों में 3 और आज़ाद कश्मीर में 5 अफराद अब तक अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। जबकि अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान में 6 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि 12 जख्मी हुए हैं। एनडीएमए के मुताबिक मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और मुतासरीन तक टेंट,
कंबल और खाने पीने के 10,000 पैकेट जो हैं वो पहुंचा दिए गए हैं, जबकि मज़ीद इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तर्जमान NDMA ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुख्तार अहमद साहब। मुख्तार साहब, वेलकम टू आवर शो। ये बताइएगा कि KP और बलूचिस्तान में सैलाब ने किस हद तक तबाही मचाई है? स्पेल आया है 1 मार्च से लेकर 3 मार्च तक। ये वेस्टर्ली वेव्स हैं जो कि ईरान के रास्ते बलूचिस्तान के इलाके में दाखिल हुई हैं। इससे रेन का बहुत बड़ा सिस्टम आया है और इससे तकरीबन तमाम बलूचिस्तान को और हमारे कुछ नॉर्दर्न एरियाज को अपने ग्रिप में रखा है, जिसकी वजह से फ्लड की सिचुएशन बलूचिस्तान के ज़्यादातर इलाकों में हो गई है। जिसमें अफेक्टेड एरिया किला अब्दुल्ला का है, लसबेला, खुजार, उथल, पशीन और ज़ियारत वगैरह में बर्फबारी ज़्यादा हुई है। तो ये इलाके हैं जो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं। इसमें अभी तक जो अम्बात अभी रिपोर्ट हुई है वो 18 अम्बात रिपोर्ट हुई है और तकरीबन 31 लोग हैं जो जख्मी हुए हैं और तकरीबन 2,500 से 3,000 घर हैं जो कि डैमेज हुए हैं। जहाँ तक रेस्क्यू कार्रवाइयों का ताल्लुक है, आपने पूछा है, तो इमीडिएटली PDMA ने अपने TDMAs को, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ को मोबिलाइज कर दिया और पाक फौज और FC के जवान फौरन इनकी इमदाद के लिए पहुँचे और हेलीकॉप्टर्स भी अवेलेबल हो गए ताकि लोगों को वहाँ से निकाला जा सके। तो हॉस्पिटल्स में भी इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई और कैंप जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे कैंप भी इस्टेब्लिश किए। अच्छा, ये बताइएगा मुख्तार साहब कि ओवरऑल जो रेस्क्यू के फ़राइज़ जो सर अंजाम दे रहे हैं, क्या उसमें किसी किस्म की मुश्किलात का सामना तो नहीं है? सूरत हाल क्या है इसकी ऑपरेशन की? जी, इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं, लेकिन आज मौसम कदरे बेहतर था और पानी जिस तरह से मुख्तलिफ इलाकों में चला गया था वो काफ़ी रिसीड होना शुरू हो गया है पानी और मौसम क्लियर था। तो इसलिए कोई बहुत फंसे हुए की अभी तक रिपोर्ट नहीं आई हमारे पास और जो भी रिपोर्ट आ रही है तो पाकिस्तान आर्मी के हेलीकॉप्टर और लोग फौरन अवेलेबल हैं जो कि वहाँ पे पहुँच जाते हैं और उनको रेस्क्यू कर रहे हैं। लेकिन जितने भी लोगों को रेस्क्यू करना था काफ़ी हद तक रेस्क्यू कर लिया गया है। कोई इक्का दुक्का की रिपोर्ट हो तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ज़्यादातर लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। अभी उनको फूड आइटम्स, राशन और इस तरह की चीज़ें तकसीम की जा रही हैं। ये बताइए, ये विंटर मॉनसून अनएक्सपेक्टेड तो नहीं था? कुछ अर्सा पहले इमरान खान साहब ने ट्वीट भी किया था कि ये सुपर क्रॉप का साल है, हमें बहुत अच्छी बारिशें मिली हैं। क्या ये इतना अनएक्सपेक्टेड था कि हम उसके लिए तैयारी ही नहीं कर सके और इतना नुकसान हो गया? जी बिल्कुल, बारिशों का जो फोरकास्ट पाकिस्तान मेट डिपार्टमेंट ने किया था कि ये सिस्टम इस वीकेंड पे जुमा से लेके हफ्ते तक होगा, जो कि वैसे इतवार को ख़त्म हुआ है और इसके लिहाज से हमने वेदर अलर्ट और एडवाइजरी इशू किया हुआ था। इसमें तमाम लोग ऑन बोर्ड थे, PMD भी ऑन बोर्ड था और इनको ये अलर्ट, वेदर अलर्ट इशू किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर मुख्तार अहमद साहब, जो कि NDMA के तर्जुमान है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के। वो बता रहे थे कि किस तरह से बलूचिस्तान में ये इस वक्त बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में फाटा में तो नुकसान सबसे ज़्यादा हुआ है सैलाब की वजह से। ये लोग काफ़ी परेशान है कि ये मानसून का सिस्टम आता कैसे और ये बारिशें आती कैसे। थोड़े से सवाल से बता दें कि ये मदिया, ये जो सिस्टम आता है, ये जो मेडिटेरेनियन सी है वहाँ से प्रेशर डेवलप होना शुरू होता है और इस दौरान में यहाँ गर्मी हो चुकी हुई होती है, यहाँ से हवाएं आ रही होती हैं नॉर्थ की तरफ और वहाँ से आ रहे होते हैं टुवर्ड्स पाकिस्तान। ये सिस्टम यहाँ के रुक जाता है और इंटेंसिफाई हो जाता है। दैट्स वाई ये एक्सपेक्टेड नहीं था। जैसे आपने देखा कुछ अर्से पहले कराची में तूफानी बारिश हुई जिसका कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया, लेकिन अचानक हो गई। लेकिन और जिनका अलर्ट जारी किया गया था कि बारिशें बहुत ज़्यादा होंगी, वहाँ एक कतरा भी नहीं बरसा था। इसलिए कभी मैं होली एंड सोली कभी रिलाई नहीं करती, बट हाँ उसको देख के तदबीरें ज़रूर कर लेती हूँ क्योंकि ये कहा गया है महकमा मौसमियात की जानिब से। अच्छा खैर, अब क्योंकि हमारे साथ हमने ये भी जाना है कि कोयटा में क्या सूरत हाल है और खैबर पख्तूनख्वा में, पेशावर में क्या सूरत हाल है, तो आप कोयटा के ब्यूरो चीफ से भी जाके उनको कॉल कर लीजिए। जनाब, हमारे साथ कोयटा के ब्यूरो चीफ मुस्तफ़ा तरीन साहब मौजूद है। मुस्तफ़ा साहब, क्या आप हमें सुन सकते हैं? वेलकम टू आवर शो। ये बताइएगा, क्या सूबाई हुकूमत ने तो दावा कर लिया है अभी, जैसे कि हम सुन भी रहे थे, कि रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? बारिशों और बर्फबारी से जहां खुश्कसाली का जोर टूट गया, खुश्कसाली की वजह से जो खदशात पाए जाते थे वो खदशात दम तोड़ गए हैं। तो दूसरी जानिब इसका मनफी साइड ये है कि इन बारिशों और बर्फबारी के नतीजे में सैलाबी सूरत पैदा हुई और उस सैलाबी सूरत ने आवाम को बहुत बड़ी मुश्किलात से दो चार किया है। सो PDMA की जानिब से अगर ये दावा किया जाता है या सूबाई हुकूमत अगर ये दावा करती है
कि उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया है, तो ये दावा काफ़ी नहीं होगा, बल्कि अब रिहेबिलिटेशन के अमल पर तवज्जो दी जानी चाहिए कि इस सैलाबी सूरत की वजह से बिटा, मकरान और दीगर जो इलाके हैं जिनमें किला अब्दुल्ला है, ज़ियारत ज़िला है, तोबा काकड़ी है, तोबा चकजी है, हरनाई ज़िला है जिसमें मकानात मुनद्दम हुए, कच्चे मकानात गिरे हैं, इनकी रिहेबिलिटेशन के लिए क्या इक़दाम किए जाने चाहिए, ये तो सूबाई हुकूमत ही इसका जवाब दे सकेगी। लेकिन हम ये बात ज़रूर कहेंगे कि सैलाबी सूरत हाल के बायस आवाम जिस कदर नुकसान से दो चार हुए हैं, शायद इसकी असेसमेंट नहीं की गई थी कबल अज़ वक्त। जिस तरह PDMA हुकाम बता रहे हैं कि उनको अंदाज़ा नहीं था कि ये बारिशें इस कदर जो है मुतासिर थी। सही, ठीक है। हमारे साथ मुस्तफ़ा तरीन थे, हमारे कोयटा के ब्यूरो चीफ, और अब हम चलते हैं पेशावर जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं ज़ियाउल हक, पेशावर के जो ब्यूरो चीफ हैं। अच्छा ज़ियाउल साहब, ये बताइएगा कि कितने बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है सैलाब की वजह से? जी शफात मदिया, जैसे कि अभी महकमा मौसमियात के माहिरीन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा और कबाली इलाकों में पिछले हफ्ते जो बारिश और बर्फ़बारी रिकॉर्ड की गई है वो पिछले 30 सालों में तकरीबन बताया जा रहा है कि 30 से 35% ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है। ये उनके पास डेटा आया है और इसके नतीजे में जो खैबर पख्तूनख्वा और जो कबाली इलाके हैं वहाँ से जो डेटा इकट्ठा किया गया है तो उसके नतीजे में 12 अफराद जाबाक और 22 ज़ख्मी हुए हैं, जबकि 35 घर इसके वजह से मुतासर हुए हैं। और यहाँ पे अभी बताया जा रहा है कि मज़ीद भी कैलकुलेशन के लिए वहाँ पर ज़ियाउल साहब ये बताइएगा कि वहाँ पे जो और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उस हवाले से क्या दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं? अभी इमदादी सरगर्मियों का ताल्लुक है तो इमदादी सरगर्मियाँ तो शुरू कर दी गई थी, लेकिन जैसे मैंने बताया कि ये जो बर्फ़बारी और रिकॉर्ड की गई है वो 30-35% ज़्यादा की गई है, रिकॉर्ड की गई है। और ये इसने पिछले 30 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ा है, खैबर पख्तूनख्वा में भी और कबाली इलाकों में भी। तो इन इलाकों में जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर भारी मशीनरी भिजवा दी गई है ताकि पहले तो रोडों को खोला जा सके और वहाँ पर जो आबादी है वहाँ तक एक्सेस हासिल किया जा सके। तो रोडों को तो खोला जा रहा है और साथ ही हुकूमत की जानिब से जो PDMA है, ज़िली इंतज़ामिया है और फ़ौज के जवान इसमें सरगर्मियों में, रिलीफ़ की सरगर्मियाँ में उसमें भरपूर हिस्सा भी ले रहे हैं। और जहाँ पे गर्म कपड़ों की ज़रूरत है, जहाँ पर जो घर डैमेज हुए हैं या जहाँ पर जो लोग मुतासर हुए हैं उनको यकीनन गर्म मलबूसात की ज़रूरत है, तो वहाँ पर गर्म कपड़े ही पहुँचाए जा रहे हैं, खुराक का बंदोबस्त भी किया जा रहा है। और इसके साथ साथ रेस्क्यू की जानिब से भी एक हॉटलाइन भी कायम कर दी गई है ताकि जो लोग मुतासर हैं तो वो फ़ौरन अपनी शिकायत, अगर वहाँ पर उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है तो अपनी शिकायत दर्ज कर सकें या अपनी शिकायत पहुँचा सकें। और साथ ही यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि चूँकि बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा हुई है तो अगले 3-4 दिन के लिए जो सियाह वहाँ पर इन इलाकों में जाना चाह रहे हैं, पहाड़ी इलाकों में ख़ास खुसूसन हज़ारा के, तो उनको मना किया गया है कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से इतना। सही, ठीक है। ज़ियाउल हक हमारे साथ पेशावर के ब्यूरो चीफ मौजूद थे और बता रहे थे कि इस वक्त करंटली खैबर पख्तूनख्वा में क्या सिचुएशन है। एक चीज़ जो हमेशा देखने में आई शफात वो ये कि जब भी मुल्क में किसी भी किस्म की अगर कुदरती आफात भी आती हैं तो बॉर्डर पे तो हमारी फ़ौज खड़ी है हमारी हिफाजत करने के लिए, लेकिन वो मुल्क के अंदर भी ऐसी जितनी भी तमाम तर चीज़ें हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन हैं, वो हमारी फ़ौज जो है वो मिनीज़ को सरअंजाम दे रही होती है। तो हम अपनी फ़ौज का जितना भी वैसे इस मामले में शुक्रिया अदा करें। एक अच्छी चीज़ जो ज़ियाउल हक ने बताई वो मुझे लगी कि उन्होंने ये तो बताया साथ में कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, साथ में सयाहों के लिए भी एक अलर्ट जारी किया कि वो इस वक्त शुमारी इलाकों का और ख़ास तौर पर हज़ारा डिवीजन, मरी, नथिया गली, एबटाबाद वगैरह यहाँ का रुख ना करें। वजूहात आपके सामने। अच्छा, एम्प्रेस मार्केट, मुझे हमेशा से जानने की, क्योंकि मेरा तारुफ कराची से नहीं है तो मुझे हमेशा से जानने का शौक़ था कि एम्प्रेस मार्केट में क्या कुछ चीज़ें मिल जाती हैं और इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखें जो आप वहाँ पे कि जिस तरीके से बनी हुई है, जो बिल्डिंग्स हैं, जो वहाँ की रोड्स हैं, जो दीवारें हैं, रोड्स तो खैर अब वैसी नहीं थी, लेकिन जो दीवारें हैं, जो वहाँ की ईंट है, कंस्ट्रक्शन, वो एक उसको देख के लगता है कि इस पर बड़ा दिल से कहीं ना कहीं काम हुआ होगा। तो फिर शफात का मैं जाता हूँ और मदिया आपके लिए या सबके लिए एक इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके लेकर ये तो मेरा फ़र्ज़ था, क्योंकि पता है मुझे भी अंदाज़ा नहीं था इतना, क्योंकि जब से एम्प्रेस मार्केट की सफाई हुई और उसके इर्द गिर्द दुकानें गिराई गई और अंदर से एक मार्केट दरियाफ्त हुई, तब मुझे शौक हुआ कि जाके वहाँ देखना चाहिए कि हो क्या रहा है। आपके लिए मैंने थोड़ी सी रिसर्च करके अंदर से कुछ स्टोरी डिग आउट की है, ज़रा देखिए, मुझे बताइए कैसा लगा आपको।
मदिया, मैं इस वक्त कराची के जिस इलाके में मौजूद हूँ, मेरे इर्द गिर्द मौजूद शोर, उड़ती हुई थैलियाँ और लोगों को रश देख के आपको पता तो चल ही गया होगा कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके सदर में। और सदर में मैं जिस मकाम पे मौजूद हूँ उसका नाम है एम्प्रेस मार्केट। इस इमारत की कंस्ट्रक्शन की सबसे मुनफरिद चीज इसकी स्टोन मेसनरी है। आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा ब्लॉक कराची के इलाके गिजरी से निकाला गया, इसको यहां तक लाया गया, यहां पे इसको मजीद क्राफ्ट किया गया और बिल्डिंग की ज्योमेट्री के हिसाब से इनको काट के पूरे पूरे ब्लॉक को यहां पे सजाया गया। एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक के ऊपर तीसरा ब्लॉक और अंदर मसाले की एक इंतहाई पतली सी तह। इस तरह पूरे का पूरा 140 फुट का टावर इन ब्लॉक्स ने ज्योमेट्रिकली बैलेंस किया हुआ है। अंग्रेजों को कराची तक लाने के लिए एक बड़ी अट्रैक्शन बलूचिस्तान के इलाकों में मौजूद क्रोमियम था, जो कि कराची के जरिए ले जाया जाता था इंग्लैंड, जहां उस क्रोमियम से बनाया जाता था स्टील। और उसी स्टील का बना हुआ है ये गेट। बनने के तकरीबन 150 साल बाद तक आज भी न इस पे जंग आया है और न इसका पेंट खराब हुआ है। थोड़ा सा अलबत्ता हमारी बेवकूफियां। एम्प्रेस मार्केट को मुत्तहिदा हिंदुस्तान का पहला शॉपिंग मॉल भी कह सकते हैं। ये 130 फुट लंबा सहन हमेशा से कारोबारी सरगर्मियों का मरकज रहा है, लेकिन हमेशा से ये ऐसा नहीं था कि यहाँ पे लोकल्स भी आते हों, क्योंकि तकसीम से पहले तक यहाँ पे लोकल्स को आने की इजाज़त तक नहीं थी। एम्प्रेस मार्केट क्यों बनी, इसके हवाले से तो लोगों के जहन में कहीं आ रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि मलका बरतानिया हिंदुस्तान में कदम रखना चाहती थी और वो दिल्ली या लाहौर जा नहीं सकती थी, तो उसके लिए कराची नाम का शहर आबाद किया गया और यहाँ से लेके ज़ैनब मार्केट तक ये पूरा एले, ज़ेबुन निसा स्ट्रीट जिसको हम आजकल कहते हैं, ये पूरा एले तैयार किया गया। लेकिन एक राय ये भी है कि 1857 में इस ग्राउंड में कुछ अजीबोगरीब वाक़यात हुए थे। किस्सा ये था कि जंग आज़ादी की तहरीक ज़ोरों पर थी। इसी तहरीक में कराची के कुछ नौजवान भी शामिल हुए जो कि उस वक़्त अंग्रेज़ फ़ौज में भर्ती थे। रामदीन पांडे नामी आदमी उन फ़ौजियों की क़यादत कर रहा था। प्लान ये था कि कराची में फ़ौजियों पर हमला करके उनसे असलहा छीन के हैदराबाद के असलहा डिपो पर कब्ज़ा किया जाएगा और वहाँ से वो असलहा नौजवानों में तकसीम करके दिल्ली की तरफ मार्च किया जाएगा। खबर लीक हो गई। 12 सितंबर की रात को तमाम अफराद को, तमाम फ़ौजियों को फ्रेयर हॉल के मैदान में जमा किया गया। उनकी गिनती की गई तो पता चला कि 27 फ़ौजी मिसिंग हैं। छापे मारे गए तो 11 फ़ौजी लोडेड राइफलों समेत गिरफ्तार हो गए। और उसी वक्त बगावत का मुकदमा चला और 13 सितंबर की रात को तकरीबन 7 से 8 बजे के बीच में उन तमाम अफराद को इसी मैदान में मौत के घाट उतार दिया। 23 सितंबर की रात को कराची से कुछ दूर हब नाम की एक बस्ती में रामदीन पांडे अपने साथियों समेत गिरफ्तार हो गया। रामदीन पांडे पे बगावत का मुकदमा चला और 27 सितंबर की रात को रामदीन पांडे को भी इसी मैदान में तोप के मुंह के आगे बांध के उड़ा दिया। कुछ अर्सा पहले तहरीक शुरू हुई थी कि रामदेव पांडे के नाम पे यहाँ पे एक यादगार भी बनाई जाए, पता नहीं इस पर अब तक अमल क्यों नहीं हुआ। 130 फुट लंबे इस सहन के अंदर कारोबारी सरगर्मियां सारा साल इसी तरह जोरों शोर से जारी रहती हैं। एक तरफ कोल्हू पे तेल निकाला जा रहा है, सब्जियां बिक रही हैं, दुनिया का हर अनोखे से अनोखा फ्रूट यहाँ पे दस्तयाब है, नारियल है। लेकिन जो सबसे अनोखी चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आई वो यहाँ का जैक फ्रूट है। ये यहाँ पे पैदा नहीं होता पाकिस्तान में, मलेशिया से, बांग्लादेश से, थाईलैंड से इम्पोर्ट किया जाता है। साइज काफ़ी अच्छा है इसका। रामदीन पांडे और उसके साथियों के मरने के बाद यहाँ के मकामी अफराद ने उसकी याद में इस मैदान के आसपास गुलदस्ते रखने शुरू कर दिए, शम्में जलानी शुरू कर दी। ये तब की अंग्रेज़ हुकूमत के लिए काफ़ी परेशान कुन सूरत हाल थी, सो उन्होंने यहाँ पे मकामी अफराद का दाखिला बंद कर दिया। लेकिन मेन टूरिस्ट हब के अंदर मौजूद एक ऐसा इलाका जहाँ मकामी अफराद का दाखिला बंद हो, कुछ समझ में नहीं आता था। तो फिर उसके लिए फ़ैसला ये किया गया कि 1884 में तब के कमिश्नर कराची जेम्स फर्गसन ने KMC मार्केट का संग बुनियाद रखा। 5 साल में ये मार्केट मुकम्मल हुई और इस मार्केट को उस वक्त की मलिका बरतानिया मलका विक्टोरिया के नाम से मंसूब कर दिया गया। एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन के बाद जो एम्प्रेस मार्केट की सूरत हाल आपके सामने है, ऑपरेशन से पहले इससे कहीं ज़्यादा बुरी थी। लेकिन मसला ये है कि इस मार्केट के अंदर मौजूद गरीब दुकानदार बिजली, पानी, गैस जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम है अभी तक। मैं उम्मीद करता हूँ हुकूमत इन मसाइल पर जल्द काबू पाएगी और इस मार्केट को दोबारा एक टूरिस्ट स्पॉट के तौर पे दुनिया भर में मनवाएगी। जी अच्छा, जनाब। मुझे
इतना ज़बरदस्त आपने शफात पैकेज बनाया है टूरिस्ट के लिए, टूरिस्ट हब इसको वैसे क्यों कहा जाता था? सीन ये था कि मलका बरतानिया क्वीन विक्टोरिया वॉज क्वीन ऑफ इंडिया, वो इंडिया की मलका थी लेकिन वो इंडिया आ नहीं सकती थी। उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो इंडिया आएँ। दिल्ली वो या लाहौर वो जा नहीं सकती थी क्योंकि ऑल द वे बम्बई में उनको उतार के दिल्ली तक ले जाना ख़तरे से खाली नहीं था। बम्बई और जो गोवा के इलाके थे वो मराठों के कब्जे में थे, जो कि इस वक्त बगावत पे आमादा थे। लिहाजा तय ये किया गया कि एक नई बस्ती बनाई जाए, एक नया शहर आबाद किया जाए जिसका नाम होगा कराची। उस शहर में एक एले बनाई गई जिसके अंदर यूरोप की उस वक्त की तमाम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के छोटे छोटे मिनिएचर्स रखे गए। दैट एले इज नाउ कॉल्ड एज ज़ेबुनिसा स्ट्रीट। या हुआ ये कि उसमें जब वो बन गई और बाद में उन्होंने सोचा कि उसमें क्वीन खिताब कहाँ करेगी, तो वो क्वीन के खिताब के लिए जो जगह मुख्तस की गई दैट वाज एम्प्रेस मार्केट। और ये जो एले थी ये एक बड़ी मुनफरिद जगह थी, इसमें सारी दुनिया के टूरिस्ट आते थे, बग्घियों पे सवारियां करते थे। लेकिन ये मैदान जहाँ पे रामदीन पांडे की बात है, ये कौन से सन की बात है? ये 1884 की बात, ओके 1884 की बात है। ये एले ये जो मैदान था ये यहाँ पे लोगों का दाखिला बंद था क्योंकि जो सिंधी नौजवान थे जो रामदीन पांडे के साथ थे और वो गद्दारी जो उस जिसको हम जंग आज़ादी कहते हैं, जंग आज़ादी में साथ लड़े, जी हाँ, उनके लिए बगावत, अंग्रेज़ फौज के लिए बगावत। वो उसकी याद में शम्मे जला रहे थे, फूल रख रहे थे, तो वो कॉर्डन ऑफ था एरिया। लिहाजा उन्होंने सोचा अब इसको कुछ ऐसा वो किया जाए कि ये टूरिस्ट हब भी रहे और इसकी जो है वो लुक भी ख़राब ना हो और यहाँ पे क्वीन के नाम से कुछ चीज़ मंसूब भी हो। दैट्स हाउ इट हैपेंड। ओके भाई, इसके पीछे बड़ी साइंस है, मुझे नहीं पता था। शफात ने माशाल्लाह से बड़ी प्रॉपर रिसर्च की है। अच्छा, मेरी छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है, जब ब्रेक से वापस आएंगे उसके बाद बात करेंगे क्योंकि ट्विटर पे अब ये शिद्दत से ट्रेंड कर रहा है कि नोबेल पीस प्राइज़ फॉर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। ये किसने शुरू किया ट्रेंड, अब ये ट्रेंड कहाँ तक पहुँचा है? नामजदगी के लिए नाम भी अब काफ़ी आगे तक चला गया क्योंकि पिटिशन दायर हुई जिसमें बहुत सारे लोग साइन कर चुके हैं, लाखों अफराद। इससे बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। और साथ ही दूसरी ब्रेकिंग न्यूज़ भी यहाँ शामिल करते हैं कि बैंकिंग कोर्ट में मेगा मनी स्कैंडल की समाअत हो रही है जहाँ पे आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर और दीगर मुल्ज़िमान की अबूरी जमानत में 11 मार्च तक तौसी कर दी गई है। एक बार फिर आपको बताते चलें कि बैंकिंग कोर्ट में मेगा मनी स्कैंडल की समाअत हो रही है जिसमें आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर और दीगर की अबूरी जमानत में 11 मार्च तक तौसी कर दी गई है। मूविंग ऑन, और अब बात करेंगे कि एक ऐसे सोशल ट्रेंड के हवाले से जो कि सोशल मीडिया पे छाया हुआ है और ये सोशल नहीं पॉलिटिकल ट्रेंड भी बनता जा रहा है क्योंकि सोशल मीडिया पर ट्विटर पे ट्रेंड शुरू हुआ है हैशटैग नोबेल पीस प्राइज़ फॉर इमरान खान। और इस ट्रेंड ने इतनी शिद्दत पकड़ी कि अब आहिस्ता आहिस्ता करते हुए दुनिया भर से लाखों अफराद ने, क्योंकि पिटिशन के तौर पर सामने भी आ गई और उसके बाद लाखों अफराद ने इस पिटिशन पर साइन भी किया है। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान 8,229 ट्वीट्स इस मामले पे सिर्फ कल के दिन में हो चुके हैं। इट्स अ ह्यूज ट्रेंड नाउ और जैसे कि मदिया ने बताया लाखों अफराद इस पिटिशन को भी साइन कर रहे हैं। और इस ट्रेंड के बावजूद, क्योंकि जैसे इस ट्रेंड ने काफ़ी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार की और ये ट्रेंड सामने आया, तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी अपने इस पर रिएक्शन दिया और उन्होंने कहा कि वो अमन के नोबेल इनाम के हकदार नहीं है, बल्कि ये इनाम उस फर्द को मिलना चाहिए जो कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक मसला कश्मीर का हल निकाले। सोशल मीडिया पर यह मुहिम अब काफ़ी ज़्यादा जोर पकड़ चुकी है और नोबेल पीस प्राइज़ फॉर इमरान खान, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये टॉप ट्रेंड कर रहा है। ये मामला अब सिर्फ ट्विटर ट्रेंड तक महदूद नहीं रहा बल्कि ऑनलाइन पिटिशन भी जारी है जिसपे लाखों अफराद दस्तखत कर चुके हैं। पाकिस्तान की कौमी असम्बली की सेक्रेटेरिएट में इस सिलसिले में एक करारदाद भी जमा करवाई गई है जिसमें कहा गया है कि वजीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी की कमी के लिए दानिशवराना किरदार अदा किया जो इंडिया की जंगी जुनून रखने वाली क़यादत के बायस पैदा हो गई थी। जनाब, और इसी हवाले से जिन्होंने ये पिटिशन जो है ये बनाई है, जिन्होंने पिटिशन साइन की है, इंट्रोड्यूस कराई है, जिस पे लाखों अफराद अब तक साइन कर चुके हैं। वकास अमजद हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वकास, वेलकम टू द शो। जनाब, आपने एक तो ट्रेंड चला हुआ कि नोबेल पीस प्राइज़ फॉर इमरान खान और उसके बाद आपने पिटिशन जो है ये दायर कर दी। क्या जहन में आपके आया, क्या सोचती है, किसी ने मशवरा दिया या खुद दिल से आपकी आवाज़ आई है? मुझे लगता है थोड़ा सा वकास से राब्ता हमारा कायम नहीं हो पा रहा। खैर कोई बात नहीं, जैसे होगा ये एक मेरे ख्याल में एक बड़ा इकदाम है। और वजीरा मैंने इस पे कल वसीम अकरम का ट्वीट भी देखा। जी। कल मैंने वसीम अकरम का भी एक ट्वीट देखा जिसमें वसीम अकरम साहब ने कहा कि जनाब
इमरान खान साहब, आप भले नोबेल इनाम के लिए खुद को मुस्तहिक नहीं समझते, लेकिन हमारे लिए आप नोबेल पीस प्राइज जीत चुके हैं। क्या प्रोड्यूसर साहब आप मुझे वो ट्वीट दिखा सकते हैं, अगर हमें कोई तकनीकी मुश्किलात का सामना नहीं है तो? चलिए जी, वकास से हमारे साथ हमारा राब्ता हो गया है। वकास, ये कहिएगा कि आपने जो एक पिटिशन दायर की है जिस पर बहुत सारे, इनफैक्ट लाखों अफराद लोग अब तक दस्तखत कर चुके हैं, क्या जहन में आई कि आपने पिटिशन दायर की? पाकिस्तान के एक कोने से लेकर, कराची से लेकर जब दूसरे भारत के दूसरे कोने अरुणाचल प्रदेश में एक ही आवाज़ थी, वो थी जंग जंग जंग। एटमी जंग को लेकर हर बंदा परेशान था। ऐसे वक्त में एक मर्द मुजाहिद उठा, इमरान खान, जिसने अलम का झंडा बुलंद किया। तो क्यों ना हम उस बंदे के लिए नोबेल प्राइज़ का, हम लोग सारे कोशिश कर रहे हैं कि खान साहब के लिए बेहतर नताइज निकालें और उन्हें नोबेल प्राइज़ के लिए हमने नामज़द किया है। इंशाल्लाह ताला हम खान साहब को नोबेल प्राइज़ दिलवा के रहेंगे। वेल, अच्छी बात है। ये बताइएगा कि आपको क्या रिस्पांस क्या मिल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, जब से हमने पटिशन दायर किया है, मैं एक बंदा था, अब अल्हम्दुलिल्लाह लाखों लोग इसमें कारवां में शामिल हो चुके हैं। पाकिस्तान तो एक तरफ है, भारतीय लोग जो हैं वो भी धड़ाधड़ इस पटिशन में साइन कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ के लोग भी जो हैं वो भी जंग नहीं चाहते, वो भी अमन चाहते हैं। वो बस अपनी मोदी सरकार की वजह से थोड़े से तंग हैं कि उन्हें थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ रहा है। मगर वहाँ के भी जो लोग हैं, जो भी वीडियोज़ उन लोगों की जो लवाहिकीन है, जो लोग मरे हैं उनके आ रही हैं, वो भी सब के सब यही दलाइल दे रहे हैं कि हमें वार नहीं चाहिए, से नो टू वार। ये बताइएगा, वकास के साथ में वज़ीर आज़म ने इस पर ट्वीट भी किया है, तो क्या ट्वीट के बाद आपके जोश में कमी तो नहीं वाक़ई हुई? ने ट्वीट तो दे दिया, मगर ट्वीट के रिस्पांस में लोगों का जो जोश खरोश है वो ज़्यादा बढ़ गया। कश्मीर को आज़ादी के बारे में बातचीत की जा रही है। आज़ादी से बड़ा और ज़्यादा क्या तोहफ़ा आप किसी को दे सकते हैं। अवाम उसी तरह धड़ाधड़ जो है पटिशन पे साइन कर रहे हैं, और हमें बहुत उम्मीद है कि हम खान साहब की जो स्ट्रगल है, जो 22 साल से वो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिसके अंदर उन्होंने लोगों में अमन का ही पैगाम दिया है। 15 साल पहले भी वो अमेरिका को कहते थे कि टेबल टॉक ही तालिबान से हमें करनी चाहिए। इस तरह से अगर हम कश्मीर को आज़ादी दिला सकते हैं तो इससे बड़ा हमें इनाम क्या दिया जा सकता है। खान साहब की रिकग्निशन के लिए हम इंशाल्लाह ताला उन्हें हम एक छोटा सा खराज तहसीन नोबेल प्राइज़ के इनाम में आज़मी देंगे। सही, ठीक है वकास, बहुत शुक्रिया आपका। और अब क्योंकि वज़ारत उज़्मा की जानिब से भी जनाब एक और मुझे वकास लेना ज़रूरी है। बंदा के अंदर जो जोश है ना, वो मुझे बहुत इंस्पायर कर रहा है, और मुझे लगता है बंदा बड़ा होकर जिब्रान नासिर बनेगा। अच्छी बात है। साथ ही इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अरसलान खालिद, जिनको वज़ीर आज़म ने डिजिटल मीडिया का फोकल पर्सन तैनात किया है। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, वेलकम टू द शो। ये बताइएगा सर कि इस मुहिम में जो भी वज़ीर आज़म के नोबेल पीस प्राइज़ के हवाले से चल रही है, क्या ये मुहिम इतनी कारगर होगी कि वज़ीर आज़म को वाकई नोबेल इनाम के जो इवेंट है वहाँ तक पहुँचा दे, और क्या उनको हकदार साबित कर दे? इसका कितनी इफेक्टिव है मुहिम इस हवाले से? सबसे पहले तो आपको समझने की ज़रूरत है कि ये कैंपेन टोटली ऑर्गेनिक कैंपेन है। इसको किसी किस्म से भी इंजीनियर नहीं किया गया। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले 2 दिन में 500,000 तकरीबन लोग साइन कर चुके हैं। बहुत सी और भी इस किस्म की पिटिशंस जो हैं वो लोगों ने डाल दिए हैं कि अमन को नोबेल इनाम खान साहब को मिलना चाहिए। लेकिन अभी तक ना तो किसी गवर्नमेंट के अकाउंट ने, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी ऑफिशियल अकाउंट ने इसको पुश किया है। ये टोटली लोगों का एक अपने से एक कैंपेन लोगों ने की, क्योंकि लोग डेवलपमेंट्स देख रहे थे कि किस किस्म की डेवलपमेंट हो रही है, कि किस तरह एक ही तरफ से एक मुल्क का वज़ीर आज़म जो है मुसलसल अमन का पैगाम दिए जा रहा है। तो लोगों ने खुद से ये शुरू की। कहाँ तक ये कैंपेन अवार्ड तो देखें थोड़ा सा इमेटीरियल चीज़ है ना। असल चीज़ तो ये है कि एक ऐसा टाइम जिस वक्त 2 मुल्कों के दरमियान शदीद तनाव चल रहा है, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर फायरिंग का तबादला हो रहा है, लाखों लोगों की जानों को ख़तरा न्यूक्लियर वॉर से, और उस टाइम पे एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर आके अमन की बात करता है। तो देखें, जंग और अवार्ड तो उसी दिन ही लोगों ने जीत लिया। अच्छा असलान, ये बताएगा कि सोशल मीडिया पर तो इस मुहिम ने जितना जोर पकड़ा है वो तो हम सब लोगों के सामने है, लेकिन उसके बाद जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट भी की है, उसको आप किस तनाजुर में देखते हैं? क्या मूड था वैसे इमरान खान साहब को उस वक्त? पर्सनैलिटी तो किसी भी अवार्ड से बहुत आगे है। खान साहब ने पूरी ज़िंदगी में कोई काम पर्सनल ग्लोरी अवार्ड के लिए तो किया नहीं। वर्ल्ड कप उन्होंने आखिरी खेला तो शौकत खानम के लिए खेला। शौकत खानम बनाया तो वो किसी फिलंथ्रॉपी के अवार्ड के लिए तो नहीं बनाया, वो गरीब आवाम के लिए बनाया। सियासत में आए तो सियासत का कोई बड़ा सियासतदान कहलाने का तो उनको शौक़ नहीं था। उनको तो यही था कि वो सियासत की डायरेक्शन को चेंज करें। तो अगर वो आज पिछले 8 महीनों से 10 महीनों से जब से वो इलेक्ट हुए हैं, वो अगर अमन की बात कर रहे हैं, कोई वो आज की तो अमन की बात नहीं कर रहे।
10 महीने से मुसलसल उनका एक ही पैगाम है कि अगर भारत एक कदम बढ़ाएगा तो मैं दो कदम बढ़ाऊंगा। अब प्रॉब्लम ये है कि इसको अवार्ड के साथ तो लिंक ना करें, ये एक अमन की कोशिश है। अब इस टाइम पे जब एक कैंपेन अगर चल रही थी नोबेल प्राइज़ की और इस पे, तो उसका मौके के हिसाब से खान साहब ने उस कोर इशू की तरफ पूरी बैनुल-अक़वामी दुनिया की तवज्जो दिलाने की कोशिश की है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रिएक्शन वाज लाइक हाईली नीडेड कि उन्होंने बड़ी ग्रेसफुली इस चीज़ का जवाब दिया क्योंकि जो ट्रेंड जोर पकड़ता जा रहा था। और जैसे हम बात कर रहे थे कि वसीम अकरम ने भी इस हवाले से ट्वीट की थी, तो ज़रा उनकी ट्वीट भी हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि वसीम अकरम ने ट्वीट क्या की थी जनाब। उन्होंने खिराज तहसीन पेश किया इमरान खान को। has taken a gigantic step in right direction since you have become a leader. People of our nation are positive and feel safe. जिस चीज़ की है वो कहना चाह रहे हैं कि जी अपनी ट्वीट में पैगाम दिया है कि इमरान खान को नोबेल इनाम की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी नज़रों में आपको नोबेल इनाम ऑलरेडी मिल चुका है। हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। वक्फे के बाद आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे बाखबर सवेरा में। कहीं मत जाएगा, विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा और मैं हूं मदिया नकवी, मेरे साथ है शफात अली। हमने PSL की बात कर ली, हमने जो मुल्क में सैलाब की सूरत उस वाले से बात भी की और वाकई वैसे हमेशा से तशवीश रही है कि हमेशा बताया जाता है कि बारिशें बहुत होंगी, सैलाब आने का ख़तरा है, लेकिन फिर भी समहाउ हम कोप अप नहीं कर पाते जब नुकसानात ज़्यादा बढ़ जाते हैं। डू यू नो कि एनुअली पिछले 9 सालों से एनुअली जो हमारी अर्बन प्रेसिपिटेशन उसमें एनुअली 30% तक इजाफा हो चुका है, लेकिन हमारे सीवेज सिस्टम, हमारे ड्रेनेज सिस्टम्स वही पुराने बल्कि इनफैक्ट तंग होते जा रहे हैं। और अगर हम कराची की बात करें, मतलब कितना बड़ा शहर है कराची में, लेकिन जब कराची में एक तो बारिश होती नहीं है, मन्नतें मुरादें अल्लाह मियां प्लीज़ बारिश कर दे, लेकिन जब बारिश होती है तो पूरा शहर पानी में एक तरह से डूब जाता है। क्या अर्बन एरियाज़ की बात करें, सबका यही हाल होता है। और ये मुझे समझ में नहीं आती कि लाइट क्यों चली जाती है जब कराची में बारिश होती है। सिर्फ कराची का मसला नहीं है, पूरे पाकिस्तान में। आप लाहौर में देखिए। नहीं, मैंने लाहौर में इतना ये चीज़ फेस नहीं की कि अभी एक कतरा बारिश का गिरा है और लाइट गई। आई एम श्योर आप जितने लोग हमें देख रहे हैं और कराची में रहने वाले लोग स्पेशली मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे, इवन लाहौर में रहने वाले लोग भी मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे। पता नहीं क्या मतलब कोई जादू क्या है, ये जादू टूना तो नहीं क्या। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, पेशावर में कम से कम हमारे साथ ऐसा ही होता है, जैसे ही बारिश का पहला कतरा लाइट आउट और काफ़ी मतलब दिनों के लिए आउट, वो देर तक आउट है। और उसके बाद इसी तरह सीवेज का भी यही सिस्टम है, बारिश हुई पानी सड़कों में, तो खैर वहाँ BRT की वजह से वो कई बाद में करने की। खैर इसी वाले से हम बात करेंगे कश्मीरी रहनुमा यासिन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक साहिबा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम मिशाल जी एंड वेलकम टू द शो। मिशाल ये बताइएगा कि सुनने में आ रहा है कि जैसे हम देख भी रहे हैं कि मकबूजा वादी में जो हालिया सूरत हाल है वो कितनी और ज़्यादा मखदूश होती जा रही है और लोगों के पास अब खाने पीने के सामान नहीं रहा, तो ओवरऑल क्या सिचुएशन चल रही है वहाँ पर? बिल्कुल, ये वहाँ पे इस वक्त जो सूरत हाल है, वहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है वहाँ पे दुकानों के अंदर फूड शॉर्टेजेस हैं और जो हमारे जो फ्रूट ग्रोअर्स हैं, एप्पल ग्रोअर्स हैं, वहाँ पे उनका जितना भी स्टॉक जाता है इंडिया की तरफ उसको रोक दिया गया है दिल्ली के अंदर। तो खरबों का नुकसान हो रहा है पूरी इकॉनमी को, क्योंकि एक तो टूरिज़म का बहुत बड़ी इकॉनमी है हमारी हैंडीक्राफ्ट की, और एक वो वहाँ पे जो फ्रूट्स वगैरह जो हमारे होते हैं कश्मीरी एप्पल्स जो दुनिया में मशहूर हैं। तो हर लिहाज से हिंदुस्तान की कोशिश है कि ना सिर्फ हमारा आज़ादी का हक़ छीने बल्कि हमारे जीने का हक़, हमारे इकोनॉमिक राइट्स को छीने। और फिर उसके बाद आप देख ही रहे हैं जो वहाँ पे इस वक्त सूरत हाल है, फूड स्टॉक्स में बहुत कमी आ रही है क्योंकि जम्मू का ब्रिज बहुत दफ़ा ये बंद कर देते हैं, पिछले भी पूरा हफ्ता बंद रहा पुलवामा के इंसिडेंट के बाद। तो इतनी 100 से ज़्यादा बसें चला दी कश्मीरियों की जो जम्मू जा रहे थे, फनाटिक्स ने उनको अटैक किया जो हिंदू फनाटिक्स हैं, और इतना प्री प्लान था जैसे, क्योंकि कोई भी स्टेट की जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं वो तो वैसे ही किलर उनकी आर्मी है, कोई भी रोकने को नहीं आई, तमाशा देखती। एक 4 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उनसे पूछा गया कि जनाब ये कहाँ हो सकता है, उन्होंने शोशा बड़ा मजे का छोड़ा, उन्होंने कहा जी ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सरहदी इलाके में। सवाल हुआ और फिर बोला या फिर ईरान में। हाँ जी, या ईरान। उसके बाद दोबारा सवाल हुआ कि जी आप कैसे कंफर्म है कि वो ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के सरहदी इलाके में? तो उनका जवाब बड़ा मुनफरिद था कि ही कुड बी एनीवेयर।
वो कहीं भी हो सकता है, मतलब बड़ी रिसर्च और बड़ी जबरदस्त। खैर इस हवाले से बात करने के लिए यही वैसे उनका तरीका भी होता है, तरीकेकार उनका यही होता है कि वो एक जेनेरिक बात कर देते और उसके बाद हर जगह टैग करते फिरते हैं और फिर बाद में माफी मांगते हुए निकल जाते हैं। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अफगान उमूर के माहिर और सीनियर तज्ज़ियाकार रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब। रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो। अमेरिका का दावा है कि मुमकिना तौर पर ये पाक ईरान या अफगानिस्तान बॉर्डर में छुपा बैठा है, क्या कहेंगे इस पे? पहली बात तो यह है कि अमेरिका को खुद इल्म नहीं है, तो ये एक उमूमी सी बात है। पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद जो 1600 किलोमीटर लंबी है, अब यहाँ पर वो कहीं भी हो सकते हैं, पता नहीं किस तरफ हैं, सरहद के इस पार है उस पार है। और फिर ये है कि हमेशा से जो भी मतलूबा अफराद हैं उनके बारे में यही कहते हैं कि ये पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद के इलाके में ये लोग शायद मौजूद हैं। और फिर ईरान की बात इसलिए हो रही है कि कई साल पहले हमज़ा बिन लादेन और उनकी वालदा और बाकी ख़ानदान के लोग वो ईरान में मौजूद थे, ईरान ने उनको पनाह दी थी और इनमें से कुछ लोग वहाँ से चले गए हैं, ईरान ने उनको रिहा कर दिया है, लेकिन शायद कुछ अभी तक मौजूद है। अच्छा, ये बताइएगा कि एकदम से अमेरिका को हमज़ा बिन लादेन में इतनी दिलचस्पी क्यों जाहिर करना शुरू कर दी है? क्या और नुकसान हो सकता है अमेरिका को हमज़ा बिन लादेन की वजह से? इससे अमेरिका को दो मकासद हासिल होंगे। एक तो आवाज़ बनाएंगे कि देखें ये हमज़ा बिन लादेन एक मतलूबा शख्स है, बहुत बड़ा ख़तरा है, ओसामा बिन लादेन का बेटा है, शायद आगे जाकर जानशीन बन जाए। तो ये पाक अफ़गानिस्तान के सरहदी इलाके में मौजूद है, तो यहाँ पर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग जारी रहनी चाहिए और सारे मुल्कों को ताउन करना चाहिए। और शायद वो चाहता है कि अफ़गानिस्तान में उसकी कुछ फ़ौजी मौजूदगी तालिबान से मुआहदे के बाद भी मौजूद रहे। दूसरी बात यह है कि वो ईरान को भी निशाना बना रहा है, यानी ईरान के बारे में अमेरिका का रवैया, ट्रंप का रवैया कोई राज नहीं है। और ट्रंप ने तो अमेरिका और ईरान का जो जौहरी हथियारों का मुआहदा है वो भी ख़त्म कर दिया है, और वो तो बिल्कुल खुलेआम कह रहा है कि ईरान में जो इस वक्त इस्लामी हुकूमत है उसका तख्ता है। रहीमुल्लाह साहब, हमारे नाजरीन की आसानी के लिए बता दें, क्या हमज़ा बिन लादेन भी अमेरिका के लिए उतना ही बड़ा ख़तरा है जितना ओसामा बिन लादेन था? नहीं, हमज़ा बिन लादेन ओसामा बिन लादेन नहीं है। इनकी वो शख्सियत नहीं है, वो इनकी पहचान नहीं है, वो इनके पास क़ुव्वत नहीं है। अभी अलकायदा के जो सरबराह हैं वो डॉक्टर ऐमन अल ज़वाहिरी है, और उनके सर की कीमत कई साल पहले लगाई गई थी और बहुत ज़्यादा है। हमज़ा बिन लादेन जो हैं उनका तो नाम अभी अमेरिका ने मतलूबा अफराद और आलमी दहशत गर्दों की फ़हरिस्त में शामिल किया है और इनके सर की कीमत मुकर्रर की है। तो मेरे ख़्याल में कोई यानी मुकाबला नहीं है कि ओसामा बिन लादेन के ख़िलाफ़ तो अमेरिका हर तरह की कार्रवाई कर सकता था। पाकिस्तान के सरहदों की ख़िलाफ़ वर्जी की और उसने मई 2011 में एबटाबाद में हमला किया, और हमज़ा बिन लादेन के लिए शायद वो इस तरह की बड़ी कार्रवाई नहीं करेंगे, वो मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उनका बड़ा टारगेट जो है वो डॉक्टर ऐमन ज़वाहिरी है। थैंक यू सो मच रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब हमारे साथ मौजूद थे, और वाकई समझ में नहीं आता। इनफैक्ट जब ओसामा बिन लादेन को ऑपरेशन करके मारा गया था तो ये चीज़ें तब भी उनको मिल गई थी, तो उनको वो बात अब याद आ रही है कि जी ये तो बड़ा चहीता बेटा है। नहीं, देयर इज अ साइड टू इट। यमन में जो सऊदी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें अलकायदा यमन को ऑडियोज़ और वीडियो पैगामात मौसूल हो रहे हैं हमज़ा बिन लादेन के, जिसमें वो अलकायदा यमन को मुनज़्ज़म करने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप मुनज़्ज़म होकर सऊदीया पर हमला करें। सो येस, द थ्रेट इज़ जेन्युइन, और सऊदीया ने जो सिटीजनशिप उनकी मुअत्तल की है, थ्रेट इज जेन्युइन। मैं थ्रेट की बात नहीं करी, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्सन कि हमज़ा बिन लादेन की एक बात से उन्होंने बात शुरू कर दी और उसके बाद फिर वो कह रहे हैं कि जी ये पाक अफगान बॉर्डर पे भी है, हो सकता है कि जो ईरान में हो, और ज़्यादातर उनको ये लग रहा है कि पाकिस्तान के ही कहीं एरिया में, विच इज़ लाइक वो समझने से मुझे बिल्कुल बात समझ में नहीं आ रही। ये क्यों है? हमारे पास तो तेल भी नहीं है इतना, मतलब क्यों, मतलब नहीं है। खैर, यहाँ पे हम एक ब्रेकिंग न्यूज शामिल करते हैं ख़वातीन हज़रात। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने सोशल मीडिया में अपने एक पैगाम पे कहा है कि पाकिस्तान को अपने परचम के सफ़ेद हिस्से पे भी उतना ही फ़ख्र है जितना सब्ज़ पर। पाकिस्तानी हिंदू बरादरी की इक़दार और मुल्क के लिए खिदमात को तस्लीम किया जाता है।
पाकिस्तान हिंदू बरादरी की मुल्क की खिदमत की कदर करता है। याद रहे कि फयाज हुसैन चौहान साहब ने एक ऐसा बयान हालिया तौर पे दिया है कि जिसकी वजह से हिंदू बिरादरी जो है उनके एहसास को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची है, जिसकी वजह से तर्जुमान दफ्तर खारजा ने ये कहा है कि सोशल मीडिया में जो पैगाम दिया उसने बोला है कि पाकिस्तान को अपने परचम के सफ़ेद हिस्से, जिसको माइनॉरिटी के लिए बोलते हैं, कि उनकी काफ़ी करता है, पर भी उतना ही फ़ख्र है। पाकिस्तान अपनी हिंदू बिरादरी के इक़दार और मुल्क के लिए खिदमत को तस्लीम करता है और पाकिस्तान हिंदू बिरादरी की मुल्की खिदमत की कदर करता है। और बिल्कुल ऐसा है कि जी क्या हिंदू, क्या सिख, क्या ईसाई, हम सब पाकिस्तानी हैं, मुसलमान। इसमें ये नहीं देखा जाता कि कौन माइनॉरिटी है। वो परचम जो है वो बता देता है कि ये किन लोगों की धरती है, ये माइनॉरिटीज़ की धरती है, ये मुसलमानों की धरती है। तो मेरे ख्याल से इतनी बड़ी अहम पोजीशन पे अगर आप बैठे हो, मेरे ख्याल में वैसे मदिया बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मुझे ये फयाजुल हसन चौहान साहब ने बात कोई पहली दफ़ा नहीं की। ये उनकी आदत है, ये उनका स्टाइल है कि वो इसी तरह से किसी दूसरे मजहब के ऊपर, किसी दूसरे फिरके के ऊपर एक खौफनाक सी बात कर देते हैं। और ये चीज इमरान खान साहब की पर्सनैलिटी के साथ तो कम से कम बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल, और ये भी इनको भी मेरे ख्याल से भी गवर्नमेंट को भी जरूर देखना चाहिए कि ऐसे अपने नुमाइंदे जरूर लेकर आएं जो गवर्नमेंट के नैरेटिव को आगे लेके जाएं, ना कि बल्कि अपनी पर्सनल किसी भी सोच या परसेप्शन को ऐसे इतनी ठोक के बात करें कि लोगों को लगे कि जी तो गवर्नमेंट का शायद ये, क्योंकि आप गवर्नमेंट की एक तरह से मीडिएटर हैं, आप लोगों के नुमाइंदे हैं, आप गवर्नमेंट एक तरह से आपको दरमियान में रखा हुआ है ताकि आप उनकी बात लोगों तक पहुंचाएं। आप क्या पहुंचा रहे हैं? नईमुल हक साहब ने कल कहा कि जी किसी को हिंदू बरादरी के खिलाफ, राणा भगवान दास साहब हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे हैं, इतना सेंसिबल और रीजनेबल आदमी आपके पाकिस्तान की हिस्ट्री में आप देखिए आपको कहाँ मिलते हैं। और हिंदू बरादरी का पाकिस्तान के इस्तेहकाम में, उसकी खुशहाली में बहुत बड़ा किरदार है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। और फयाजुल हसन चौहान साहब आप थोड़ा सा ख्याल करें, थोड़े से सर होश के नाखुन लें कि मुझे नहीं लगता आपकी वजारत, अल्लाह खैर करे, लेकिन मुझे नहीं लगता आपकी नौकरी को, पता है कल से थोड़ी बहुत खबरें भी चल रही है कि इनकी वजारत हो सकता है खतरे में। खैर, लेकिन एक नोटिस तो जरा जरूर उनको जाना चाहिए ताकि इनको पता चले कि भाई ऐसा आप कोई भी बयान नहीं दे सकते जिसकी वजह से आपकी माइनॉरिटीज़ को बहुत ज़्यादा सदमा हो और दुख हो, क्योंकि आप कोई भी ऐसी बात नहीं कर सकते। लोग आपको फॉलो करते हैं जनाब, आपकी भी अपनी कोई ना कोई फॉलोइंग होगी जब आप इस तरह की बात करते हैं। खैर माशाल्लाह से आपको याद होगा कि ये फयाजुल हसन चौहान साहब भी थे कि जब एक ट्विटर की बात ऐसी हुई थी तो रेट, क्योंकि ट्विटर का पता ही नहीं था इनको। वैसे आज फयाजुल हसन चौहान की मिमिक्री हो जानी चाहिए। शफात यार क्या आप कैसे बात कर रही है यार, कैसी किस किस्म की बात की आपने? मैं आज आपके सामने आज चप करे यार नहीं है। एग्जैक्टली। ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, एक छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हासिल होंगे बाखबर सवेरा में यार। हद होती है खुदा के सवाल में, मैं बात नहीं करूँगा। मैं तौबा तौबा कैसा है? वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद जनाब। एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करूंगी जो मुझे बचपन से बहुत ज़्यादा पसंद है। वो कराची की गलियों, क्या पाकिस्तान की पूरी गलियों में एक ऐसी चीज़ जो ठेले पे मिलती है और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ मिलती है जिसको हम कहते हैं फ्रेंच फ्राइज। अगर चिप्स, एग्जैक्टली। और आपको मजे की बात बताऊं, ये जो चिप्स हैं, फ्रेंच फ्राइज हैं, इसका फ्रांस में इससे कोई ताल्लुक नहीं है, जैसे फ्रेंच टोस्ट का फ्रांस से कोई ताल्लुक नहीं है। एक बात आपको पता है, मैंने बड़े शौक से मांगा कि मुझे फ्रेंच टोस्ट चाहिए। उन्होंने कहा कहाँ से हो? अपनी टूटी फूटी मैं पिंडो आई है सर। अच्छा वैसे यहाँ पे एक चीज मैं बताना चलूँ, ये जैसे मदिया ने कहा ना वहाँ पे मिलते हैं फ्रेंच। अच्छा मेरा बच्चा है, उसने का नाम आइसक्रीम रखा, जैसी दुकान नजर आती है उसके साथ ही वो जोर से मेरे कान में शुरू कर देता है, इसको मतलब आइसक्रीम चाहिए। क्या एक्सपेक्ट करें, वो आपका बच्चा है, वो ऐसी यूनिक चीजें करेगा। शफात, उसे मार्केट में ऐसी चीजें देनी है। खैर, क्योंकि हम फ्रेंच फ्राइज की बात करें और जो ठेलों पे फ्रेंच फ्राइज होते हैं, यकीन माने वो इतने मजे के होते हैं कि घर वाले साफ फ्रेंच फ्राइज में उसका बिल्कुल भी मजा नहीं आता। आलू के कतले तेल में तलकर बिल्कुल मछली की तरह खाते थे और इसी तरह दुनिया का मनपसंद खाना यानी फ्रेंच फ्राइज वजूद में आया। पहली जंग अजीम के दौरान बेल्जियम में मुकीम अमरीकी फौजी इससे आशना हुए। बेल्जियम आर्मी की सरकारी जबान चूँकि फ्रेंच थी, इसी वजह से अमरीकी सिपाहियों ने आलू के तले हुए कतलों को फ्रेंच फ्राइज का नाम दिया। आज गली के किनारे मेज और ठेले से लेकर 5 सितारा होटलों के खानों की फहरिस्त का हिस्सा बनने वाला फ्रेंच फ्राइज दुनिया भर में मुख्तलिफ शक्लों और तरीकों से खाया जाता है। ऐसे मदिया आलू भी कितनी
होम्योपैथिक किस्म की सब्जी है ना, मतलब किसी भी चीज के साथ वो एडजस्ट हो जाती है। बाकी क्या बर्गर हो, क्या सैंडविच हो, क्या स्टेक हो, हर एक के साथ अच्छी लगती है। तल भी लेते हैं, पका भी लें, और ये गला भी अकेले लें। आप इसको अकेले सर्व करें ना तो बड़ी अहमियत का हामिल है मेरी जिंदगी में ये आलू, क्योंकि जो इसकी फ्राइज है कौन मुझे है बड़े आलू? अच्छे लगते हैं। ये आलू अच्छा नहीं, फ्रेंच अच्छा, मैं फ्राइज क्या हो समझा गया शायद ऐसी बात कोई नहीं आलू नहीं हो नहीं, आपको सकता पता है खाने पीने की चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन अगर खा खा के आपका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, फिर आपको ये परेशानी हो कि भैया मैंने अपना वजन कम करना है, फिर बहुत सारी डाइट्स पे आ गई, मिलिट्री डाइट आ गई, कीटो डाइट आ गई और पता नहीं कौन कौन सी क्रेजी डाइट्स आ गई हैं, हम वो फॉलो करते हैं और फिर मसल बनाने की टेंशन होती है। तो मसल कैसे बनाए जा सकते हैं, एक आपको बड़ा ज़बरदस्त सोल्यूशन आज हम आपको बताएंगे, और डाइट प्लान भी क्या। मोहसिन अहमद न्याजी हमारे साथ है, आज है लेडीज मोहसिन। एंड जेंटलमैन, आपके सामने पेश करते हैं हमारे आज के मेहमान मोहसिन अहमद न्याजी। सर अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? ठीक है, मैं ताली बजाने लग गया, ठीक ठाक है। आई एम गुड। माशाल्लाह से, तो आप बड़े खुद छोटे से लग रहे हैं। कब से शुरू किया आपने इतना इंटरेस्ट इसमें? काफ़ी टाइम हो गया मुझे तो इसमें 15 ईयर्स हो गए अभी। 15 मतलब स्कूल में थे 15 आप उस साल वक्त? हो वैसे गए। या मुझे- आई वाज इन मैट्रिक। एक्चुअली ये मेरे फादर का बिजनेस था। ओह, मेरे अच्छा, फादर अच्छा। 81 में सिंध जीते थे, तो ये फैमिली में आया हमारी। हाँ। तो इसको मैंने कैरी ऑन रखा अपनी फैमिली में। फिर उस एक वक्त से आपने तहैया कर लिया कि उस मैं लोगों वक्त के से। मसल्स बनाऊंगा। जी, बिल्कुल, ठीक है, उस बनवाने वक्त में से। उनकी मदद करूंगा। अच्छा, ये आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है ICN, हाँ। करती क्या है ये ऑर्गेनाइजेशन? ये ऑस्ट्रेलियन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ये वर्ल्ड वाइड नेचुरल बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट्स मॉडलिंग को प्रमोट करती है। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग एंड कोई मेगा मास नहीं, कोई कोई नहीं, ऐसे प्रोटीन शेक्स नहीं, कोई नहीं, स्पेशली स्टेरॉइड्स नहीं जो आजकल Steroids जिम्स नहीं। में इंजेक्शन आम Very हैं। हाँ, मुझे जो टॉनिक्स की बात की जा रही है, मैंने को पहली बार ये टॉनिक या सप्लीमेंट्स को ही कहते हैं ये? जी बिल्कुल, ये टॉनिक सप्लीमेंट्स को ही कहते हैं और ये नाम इन्होंने अलग अलग रखे हुए हैं, चीज़ वो एक ही होती है, अलग अलग डब्बे में भी दे देते हैं। ऐसे भी सही। करते हैं ट्रेनर्स, कुछ कैप्सूल में डिस्प्रिन भर के दे देते हैं वो आपको सच कि में? बिल्कुल वो चार्ज ज़्यादा करते हैं आपसे और उनको प्रॉफिट इसमें ज़्यादा होता है। डिस्प्रिन भर के दे देते हैं, बोलते हैं फ़ायदा आ रहा है। फ़ायदा आपको वो इंजेक्शन से दे रहे होते हैं। मसल बिल्डिंग की वो मेन एक्सरसाइजेज नहीं बताते आप लोगों को। अच्छा, शफात को बड़ा शौक है, मैं आपको बताऊं, मुझसे मसल्स बनाने का। क्यों शफात? मुझे Exactly, कहा exactly. हाँ, तो शफात को थोड़ी बहुत टिप्स तो दें कि शफात ने अगर मसल्स बनाने हो कैसे बना सकता है। हाँ, ये तो माशाल्लाह ऑलरेडी फिट है शफात शफात मसल भाई। में चलो, शाबाश। कोशिश करें, ट्राई करें। हाँ, बस ठीक है, अच्छे अच्छा लगे, खासा है, और हाँ क्या चाहिए बिल्कुल आपको? ठीक है, फिट हैं। फिटनेस में आता है ये, मतलब हाँ। अब देखें जैसे आप शफात को देख रही हैं तो हम कह सकते हैं कि ये फिट हैं। हाँ। मतलब हेल्थ विद साउंड है, इनके अंदर जान है, ये स्लिम शफात नहीं सीधे खड़े है। हो, जरा कैट वॉक करके दिखाओ। क्या मतलब यार? क्योंकि भाई फिट हो ना, कैट वॉक ये तो वही होना है, मात्र करके 16 दिखाओ। मिनट चल रहे हैं। हर चीज से इनकार नहीं करते कैट वॉक। एक थोड़ी सी हल्की ना, मैं मतलब एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। ये जो आपने नेचुरल हेल्थ सप्लीमेंट्स की बात की, ये मेरे ख्याल में एक बड़ा क्रूशियल टॉपिक है, क्योंकि हम आए दिन सुनते हैं कि सप्लीमेंट ओवरडोज की वजह से बॉडी बिल्डर्स फौत हो रहे हैं। बहुत हो गए। ये एक इंतहाई क्रूशियल चीज है। ये होते क्या है नेचुरल सप्लीमेंट्स? इनका सोर्स क्या होता है? हाँ। कैसे बनाए जा सकते हैं? क्या घर में भी बनाए जा सकते हैं? एक्चुअली ये नेचुरल होते ही नहीं है, ये स्टेरॉइड्स होते हैं। नहीं, मैं जो नेचुरल सप्लीमेंट्स है उनकी बात कर रहा हूं। उनका सोर्स ये हर्ब से बनते हैं, जड़ी बूटियों से बनते हैं, जो नेचुरल सप्लीमेंट्स जो हमारे होते हैं। पहलवान बहुत ज्यादा खाते हैं, जैसे उनकी खुराक में बहुत ज्यादा शामिल किया जाता है। I वो don't think तो so. पहलवान जो पुराने ज़माने में होते थे वो तो घी वगैरह 20 खाते थे, अंडे, लेकिन देसी उनका ये घी। था वो एक्सरसाइज उनकी बहुत होती थी, उनकी उठक बैठक बहुत होती थी, थाइस वगैरह की वर्जिश, उनके डिप्स बहुत होते थे। इन लोगों की वर्जिशें कम है और इंजेक्शन ज़्यादा है, डाइट भी इनकी कम है। ये पूरे फेक मसल्स पे चल रहे हैं। अच्छा, अब थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया है। सोर्स इसका क्या है नेचुरल का? जड़ी गोश्त, गोश्त जड़ी है, बूटियां, जड़ी सब्जियां? बूटियां हैं, सब्जियां हैं, फिश है। ओके। Vegetables और इन दी एंड ये हैं। पाउडर शेप में है, पेस्ट शेप में है, या ये घर में पकाया जाता है? पाउडर शेप्स में सम टाइम कुछ चीज़ों में है पाउडर शेप में, अदरवाइज पाउडर शेप में भी ज़्यादातर ड्रग्स हैं। सही। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो माजूर अफराद हैं, हमने पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे देखा कि बहुत बाहिम्मत लोग होते हैं कि जो कि जिम जाते हैं, वर्जिश करते हैं। हमें ऐसे उनको देख के लगता है जैसे ये अपनी यूजुअल ज़िंदगी में हमसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, लेकिन वो भी वर्जिश करते हैं। उनका पैकेज आपको दिखाएंगे, लेकिन थैंक यू सो मच आपका मोहसिन कि आपने हमें ज्वाइन किया। खैर, आपके कद जितना छोटा हो या जितना भी बड़ा हो, सेहत आपकी जैसी मर्जी हो, वर्जिश करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वर्जिश ना भी कर सके, जिम ना भी जा सके, तो जनाब खाने के बाद वॉक तो की जा सकती है ना। एग्जैक्टली। यहाँ लेते हैं हम एक छोटा सा वक्फा। वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा। विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। देखते रहिए बाखबर सवेरा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा में। मैं हूं शफात अली और यहाँ पे मैं एक मैसेज देना चाहूँगा। ये एक पैगाम प्रोड्यूसर साहब अगर आप वो मेरी तरफ से चला सकें स्क्रीन पे। पाकिस्तान की हिंदू कम्युनिटी ना सिर्फ ये कि हर शोबे में साथ साथ है,
आर्मी में भी इनकी खिदमत जो है ना वो किसी से पोशीदा नहीं है। पाकिस्तानी एक फ़ख्र, पाकिस्तान का एक सपूत अशोक कुमार, जिन्होंने गुज़िश्ता कुछ अर्सा पहले शुमाली वज़ीरिस्तान में जारी एक ऑपरेशन में दहशतगर्दों से लड़ाई के दौरान जामे दाद शुजात वसूल की और अपनी जान का नजराना पेश किया। ये तमाम अफराद, चाहे वो उनका ताल्लुक़ किसी भी फ़िरक़े, किसी भी कौम, किसी भी नस्ल से हो, अगर वो पाकिस्तान का परचम अपने आम पे, अपने बाजू पे पहनते हैं तो वो पाकिस्तानी है। खुद हमारा आइन पाकिस्तान आर्टिकल 10A किसी भी किस्म की असबियत, फ़िरक़ावारियत या किसी भी किस्म की नस्ल परस्ती के ऊपर 7 साल तक कैद की बात करता है। मेरे ख्याल में आज इस इशू पे हम सबको मुत्तहिद हो जाना चाहिए मदीहा। ये जब बच्चा हमारा एक है तो फिर आप क्या डिफरेंट कौमियत की बातें करें कि आप उनको क्यों हमसे डिफरेंट करें। खैर जी, एक बहुत अहम तरीन खबर हम आपको देते चले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वजीर अलीम खान के हवाले से कि उनके खिलाफ केस की समाअत के दौरान एहतसाब अदालत ने नैब की जानिब से मजीद जिस्मानी रिमांड की जो इस्तदा थी उसको मुस्तरद कर दिया है और एहतसाब अदालत ने अलीम खान को 15 रोज़ के लिए जुडिशल रिमांड पर अब जेल भिजवा दिया है। अलीम खान के वकील ये कहते हैं कि ऑफशोर कंपनीज और जायदादें गोशवारों में जाहिर वो कर चुके हैं, तमाम रिकॉर्ड वो नैब को दे चुके हैं और अब मजीद नई तहकीकात नहीं हो रही। जी हाँ, अलीम खान साहब ने जब नैब में जब इनके खिलाफ ये स्कैंडल खुला था ऑफशोर कंपनी का, उसके बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। आज अदालत ने नैब की जानिब से मजीद जिस्मानी रिमांड की जो दरख्वास्त है मुस्तरद कर दिया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि 15 रोज़ा अदालती रिमांड पे इनको जेल भेज दिया जाए। वकील का ये कहना, वकील अलीम खान का कहना है कि अब वो तमाम रिकॉर्ड अदालत में सबमिट करा चुके हैं, उनके पास मजीद कुछ सबमिट कराने को फेयर है। इसलिए इनको अब जुडिशल रिमांड पे भेज दिया गया क्योंकि कहा गया था कि इनको मजीद जिस्मानी रिमांड पे रखना चाहिए। खैर, आपने एक बहुत अच्छा एक वो बात आपने वो थ्रो की और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जिस तरह कल न्यूयॉर्क टाइम्स ने स्टोरी की है और उस स्टोरी में ये कहा गया है कि भारत के असलहे को अब किसी मिलिट्री म्यूजियम में रखवा देना चाहिए। इससे बड़ी चपेट नहीं कोई हो सकती। इससे बड़ी ये होता है भीगा व लितर। ऑनेस्टली जब पढ़ता है ना तो वो वापस चमड़ा भी लेके जाते हैं, भीगा व लितर मारा है इन्होंने। प्लस साथ में ये कहा है कि पाकिस्तानी मिलिट्री ने भारतीय मिलिट्री को हर मैदान में, हर फ्रंट पे आउट क्लास कर दिया। ये एक और कॉम्प्लीमेंट आया। तीसरी बात जो उस आर्टिकल में की गई वो ये थी कि भारत ने जिस तरह से इसको एक्ट किया उसमें उनको डिप्लोमेटिकली वो एक ऐसे आइसोलेशन में चले गए जिससे बाहर निकलना उनके लिए मुमकिन नहीं। और एग्जैक्टली मेरे ख्याल से भारत का किरदार वैसे हो गया जैसे एक ख़ानदान में एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो कि हमेशा एक स्यापा करने के लिए होता है और हर लोगों को पता चल चुका हुआ है कि इन्होंने करना कराना तो कुछ होता नहीं है, लेकिन शोर शराबा जो है ना, पसूड़ी, ये सबसे ज़्यादा डाले रखते हैं। खैर, एक और अहम मसले की जानिब आपकी नज़र हमने डालनी वो ये कि थर मॉडल टाउन अब बनता जा रहा है और कोयले की कान से हीरे निकल रहे हैं, बिजली घर चल रहे हैं, लेकिन थर में बच्चे अभी भी ग़िज़ाई किल्लत की वजह से मर रहे हैं। सिंध के 29 अजला में से थर पारकर सबसे बड़ा ज़िला है जिसका दारुलहुकूमत मट्ठी है। 10.5 लाख से ज़ायद, अच्छा मैं हमेशा कंफ्यूज रहती हूँ, ये हम इसको मिट्टी बोलते हैं, मट्ठी बोलते हैं? मिट्टी है जनाब। और मिट्टी में आपको बताते चले कि 10.5 लाख से ज़ायद वहाँ की आबादी है और सहरा के बायस वहाँ पर खुराक और पानी का मसला हमेशा से रहा है, लेकिन 2012 में ये मामला काफ़ी ज़्यादा संगीन नौयत इख्तियार कर गया था। कुएं सूखना शुरू हो गए, थर के बासी पानी और खुराक के लिए तरसना शुरू हो गए, नौमौलूद की अमवात रोज़ का मामूल बन चुकी हैं। गुज़श्ता साल थर में ग़िज़ाई किल्लत के बायस मुतअद्दिद बच्चे जान से गए। नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट के मुताबिक थर की 76% आबादी खुराक की कमी का शिकार है। हुकूमत सिंध अपना रोना रोती है और दर्जनों NGOs इस हवाले से काम कर रही हैं, लेकिन मसला फिर भी जूं का तूं है। इस हवाले से हमने दावत दी है मुजम्मिला सईद मुगल को, जो फॉर्मर हेड ऑफ क्लिनिक न्यूट्रिशन आगा खान पाकिस्तान रिसर्च न्यूट्रिशन एंड डाइटिंग काउंसिल की चेयरपर्सन है। आपको वेलकम करेंगे शो में। साथ ही पहला सवाल आपसे करेंगे, क्या थर में ग़िज़ाई किल्लत ख़त्म हो सकती है? आपकी रिसर्च क्या कहती है इस हवाले से? जैसे आपने सवाल किया मुझसे कि हम किस तरह से इन प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं कि जो ग़िज़ाई किल्लत दूर करें, तो ज़ैम्बिया अफ्रीकन ममालिक में है, उधर जो है वो मोरिंगा लीव यानी कि सुहांजने का दरख्त
जो हमारे यहाँ आम हर कराची की रोडों पे आम उगता है, उसकी फली, उसका फूल, उसकी पत्ते तमाम जो हैं वो ग़िज़ाई अवामिल से भरपूर हैं, जैसे कि लहमियात, विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, और इसके अलावा जो है वो बहुत हाई सोर्स है कैल्शियम का उन पत्तों में। तो उसको सुखाकर ज़ाम्बिया में वो इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ़ जो उनकी लोकल डिशेस हैं। आटे में बिस्किट बनाने के लिए, दालों में वो फलियां पकाई जाती हैं। इससे उनकी बहुत हद तक ग़िज़ाई कमी हुई है। अच्छा मुज़म्मिला, ये कहेगा क्योंकि थर कोई दुनिया का वाहिद सहरा नहीं है, बल्कि दुनिया जहान में सहरा है, बहुत सारे ममालिक में सहरा हैं, तो वहाँ पर भी क्या कहत कि यही सूरत हाल होती है? जो पाकिस्तान के हिसाब से जो चीज़ें हो सकती हैं, जो अब दूसरे, जैसे मैंने आपको जिक्र किया, सहराई ममालिक में जो प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं उसमें ड्रिप इरीगेशन है। ड्रिप इरीगेशन के ज़रिए आप ये कर सकते हैं कि बहुत कम मिक़दार में, क्योंकि पानी अब सारी दुनिया का ही मसला है, पानी की कमी, तो ड्रिप इरीगेशन के ज़रिए बहुत थोड़ा थोड़ा मिक़दार में एक एक कतरा पानी जो है वो आपके एग्जैक्ट सोर्स को मिलता रहता है, और उससे जो है वो एक स्पेसिफ़िक एरिया में ही खाली जो है वो काश्तकारी की जा सकती है। अब ड्रिप इरीगेशन के ज़रिए जो है वो लोग रेज़ बेड फर्टिलाइजेशन पे काम कर रहे हैं, जिसके अंदर ये होता है कि आप कंक्रीट के ब्लॉक्स के अंदर जो है वो खाद डालकर ड्रिप इरीगेशन के ज़रिए वो वाले बीज इस्तेमाल करें कि जो गर्म ममालिक या गर्म क्लाइमेट या गर्म मौसम में अफजाइश जिनकी हो सके, उन बीजों के ज़रिए ये खजूर, इंजीर, अनार, तरबूज, टमाटर, गाजर, इस तरह के सारे जो फल और सब्जियां हैं कि जो बहुत विटामिन और मिनरल्स का अच्छा सोर्स है, वो उगाकर, और वो ना सिर्फ अपनी ज़रूरत बल्कि एक्सपोर्ट की भी ज़रूरी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच मुज़म्मिला हमें काफ़ी तफसीली तौर पे बता रही थी कि क्या कुछ किया जा सकता है। उन्होंने ड्रिप इरीगेशन की बात की, तो जनाब मैंने एक ज़बरदस्त रिपोर्ट तैयार की है, वो हम आपके साथ कल शेयर करेंगे, और घरों में भी ड्रिप इरीगेशन हम कैसे की जा सकती है। इन्होंने जो बात की सवांजना के दरख्त से मुताल्लिक, मैं कुछ अर्सा पहले दुबई में गया और वहाँ पे मेरे एक साहब से मुलाकात हुई जो कि प्रॉपर रिसर्च कर रहे हैं सवांजना के दरख्त के ऊपर, और उन्होंने ये कहा कि इसमें दुनिया में जो सबसे ज़्यादा विटामिन सी किसी फ्रूट में पाया जाता है तो वो ड्रैगन फ्रूट है। इसमें ड्रैगन फ्रूट से सिर्फ 300 गुना ज़्यादा विटामिन सी है। विटामिन सी कैंसर से लड़ने के लिए सबसे ज़्यादा बुनियादी इंग्रेडिएंट है। इसी तरह विटामिन डी, विटामिन B12, ये वो विटामिन जो कि हड्डियों के और गोश्त के और मसल्स के बिल्डअप के लिए ज़रूरी है, वो सब इस पौधे में सवांजना की हमने बात की तो यकीन माने, क्योंकि पहले जो मैंने अपने मॉर्निंग शोज किए हैं उसमें टोटकाज में हमेशा सवांजना की पत्तों की बात की जाती थी, जिसमें बाकी बहुत शिफा भी है। और कल आपकी मैं मुलाकात कराने जा रही हूँ एक ऐसे इवेंट से जिसको आप लोगों ने अपने वोट देके जिताया है, तो कल का शो देखना मत भूलेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शफात और बाय। ARY सहूलत कमेटी अब लाख रुपए की कमेटी खुले महीने में 2 बार। घर, मोटरबाइक, उम्रा, टोली, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और हॉलिडेज जैसी सहूलतें से भरी कमेटी, और लकी ड्रॉ के लकी विनर की बकाया एक साथ माफ। कमेटी खोलने पर आप ले सकते हैं सुपर पावर और दीगर ब्रांड्स की बाइक्स, जी इंटरनेशनल स्कूल में एजुकेशन, बहरिया टाउन में अपना घर, RY टूर से उम्रा और ट्रैवल पैकेजेस। तफसीलात के लिए विजिट करें ARY ई सहूलत बाजार या बिजनेस अलायंस पर। कॉल करें 021-111-000-162 या विजिट करें www.arysahoolatbazaar.pk। खुशियों भरी ARY सहूलत कमेटी, पावर्ड बाय ARY सहूलत वॉलेट।